संवैधानिक प्रावधान। तो इसमें हमने बताया था आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है? हमने बताया था कि राजनीति से संचित किससे राजनीति से पोषित या संचित अर्थात राज्य सरकार जिस संस्था में पैसा लगाती है, स्थापित करती है, व्यवस्था करती है, उसमें कोई भी क्या है धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। किसमें कहा गया है किस अनुच्छेद में? 28 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि किसी भी राज्य के द्वारा राजनीति से संचित या राजनीति से पोषित किसी भी संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा और किसी भी संस्था में व्यक्ति के विरुद्ध अर्थात क्या है व्यक्ति की इच्छा के विपरीत उसको धार्मिक शिक्षा शैक्षिक संस्था में प्रवेश नहीं दिलाया जाएगा। मतलब जो धर्म परिवर्तन की बात आती है एक अनुच्छेद उसका प्रतिषेध करता है। इसका करता है कि मतलब धार्मिक शिक्षा इसमें अगर पूछा जाएगा आप लोग से आर्टिकल 28 तो क्या लिखोगे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत यह निर्धारित किया गया है या 28 के तहत राजनीति से संचित कोई भी शिक्षण संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विपरीत धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा, ना तो किसी संस्था में जबरदस्ती उसको प्रवेश दिलाया जाएगा। समझ रहे हो? 21 अनुच्छेद में कहा गया है 28 में इसका प्रावधान किया गया है। और तो इसमें हमने ये भी आप लोगों को बताया था कि किसी भी धार्मिक संस्था में किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने की स्वतंत्रता रहेगी। उसमें किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती या दबाव के कारण उसको प्रवेश नहीं दिलाया जाएगा। तो अनुच्छेद 28 में कहा गया है। ठीक, एग्जाम में आ जाए लिख सकते हो ना आर्टिकल 28। और हमने ये भी आप लोग को बताया था कि अगर कोई अवयस्क हो तो यदि कोई अवयस्क हो अगर वयस्क है तो खुद ही अपनी एग्रीमेंट दे सकता है, सर्वसम्मति दे देगा, अपनी इच्छा दे देगा। और लेकिन वह अगर अवयस्क है तो ऐसी स्थिति में किसकी सहमति लेना जरूरी है? उसके संरक्षक की। किसकी? उसके संरक्षक की अनुमति लेना अनिवार्य होगा कि इनको हम इस तरीके की शिक्षा प्रदान करने जा रहे हैं। ठीक, तो ये हमने देखा आर्टिकल 28। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसमें बहुत इसमें थोड़ा सा नहीं आगे डिटेल दिया गया है। तो स्टार्टिंग में छोटा सा दिया गया है प्रावधान, इसको हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का इस शिक्षा के अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। इसको डिटेल पढ़ाएंगे आगे और सभी 60 तक शिक्षा के अधिकार। शिक्षा के अधिकार, अब इस शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? मूल अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 21 को शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में वर्णित कर दिया गया है। बाद में इसको जोड़ा गया है, आगे डिटेल पढ़ेंगे। इस अनुच्छेद के तहत इस संविधान संशोधन के तहत इस मूल अधिकार को क्या आगे डिटेल पूरा पढ़ाएंगे। 86 संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या है? शिक्षा को मूल अधिकार 21 में जोड़ा गया। ठीक है, और अब इस शिक्षा का मूल अधिकार का मतलब क्या होता है? 6 से 14 वर्ष के
बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। कौन सी शिक्षा? हाँ, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। आई बात समझ? कैसी शिक्षा का प्रावधान किया गया है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 21 का। जो पहले क्या है, ये मूल अधिकार नहीं था, लेकिन शिक्षा को क्या कर दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। और किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? 21 का। अगले एग्जाम में आएगा आप लोग के, तो आगे डिटेल पढ़ाएंगे। जनरली आएगा शिक्षा का अधिकार, तो आप लोग क्या लिखेंगे? किस संविधान संशोधन के तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शामिल किया गया, अर्थात शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। और ये भी इसमें लिखा रहेगा कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। बस इतना लिखना है। और सिंपल में शिक्षा के अधिकार के रूप में शामिल किया गया अनुच्छेद 86 के तहत, अर्थात शिक्षा जो पहले मूल अधिकार नहीं था उसको मूल अधिकार बना दिया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। ठीक, इतना ही आप लोगों को क्या है इसमें। इतने में आपका 40 शब्द भी हो जाएगा, 50 शब्द भी हो जाएगा और 20 शब्द भी हो जाएंगे, है ना। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, आपके बहुविकल्पी भी आ सकते हैं। और आता ही 100% क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में से और आएगा, आपके पेपर में आना ही आएगा। ठीक है। और यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत ही होगा। ऐसा नहीं है जो है सामान्य नियम, ये राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत लागू होगा। ये सामान्य रूप से नहीं, अर्थात निर्धारित विधिक प्रक्रिया के तहत इसको लागू किया जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से क्या है, आगे है इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29। कौन सा अनुच्छेद? 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है ना। इसमें अनुच्छेद 29 में क्या उल्लेख किया गया था? इसमें अनुच्छेद 29 में किसका उल्लेख किया गया था? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। किसका? हाँ, इसमें क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो कहने का मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, इस अल्पसंख्यक वर्ग में क्या है? इस अल्पसंख्यक वर्ग में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? अल्पसंख्यक वर्गों में कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग है ना। और फिर क्या है? सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन है, यहूदी है, ये सभी अल्पसंख्यक हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? जिनकी जनसंख्या 50% से कम हो उसको हम अल्पसंख्यक, क्योंकि क्या हिंदू क्या है? बहुसंख्यक। क्या हिंदू अल्पसंख्यक है? क्यों? क्योंकि उनकी जनसंख्या कितनी है? उनकी जनसंख्या ज्यादा है। और जिसकी 50% से कम उसको हम क्या कहते हैं? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए, मतलब जितने भी अल्पसंख्यक हैं, ऐसा अल्पसंख्यक न महसूस कर सके कि जो है क्या है
हमको संवैधानिक प्रावधान के तहत हमको ये संरक्षण नहीं प्राप्त हो पा रहा, उनके भाषा लिपि संस्कृति में दिक्कत आ रही है, तो उसी के संबंध में क्या है, क्या उल्लेख है किया गया। अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में क्या है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सभी क्या है, अल्पसंख्यक है। इन अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हमारे भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं, और प्रावधान किसके कौन से किए गए हैं, इनकी लिपि, संस्कृति और लिपि, भाषा, लिपि, संस्कृति, रहन सहन, सारे चीजों के बारे में उपलब्ध, मतलब इस पर विशेष संरक्षण प्रावधान किया जाएगा। अपनी इच्छानुसार अपने संस्थाओं का निर्माण कर सकेंगे, अपनी इच्छानुसार विभिन्न लिपियों का प्रयोग कर सकेंगे, अपनी इच्छानुसार विभिन्न संस्कृतियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ऐसा प्रावधान इसमें आई बात समझ में। तो ये जो प्रावधान है, ये जो प्रावधान है, ये किस उद्देश्य से किया गया है, ताकि इन लोग का भी हितों का संरक्षण हो, इन सबके वर्गों का भी हितों का संरक्षण। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इसका उल्लेख किया गया है, और इसमें ये भी कहा गया है कि अनुच्छेद 29 में ये भी कहा गया है, अनुच्छेद 29 के तहत कोई राज्य सरकार के द्वारा जो संचित या कोई संस्था का निर्माण किया गया है ना, तो उनको ये नहीं जो सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध, जैन है, इस आधार पर इनको किसी तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं नहीं, मतलब ये जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, इनको हम किसी भी संस्था में प्रवेश लेने से वंचित नहीं कर सकते। कोई भी शैक्षिक संस्था में या एडमिशन है या कोई भी चीज़ है, हम इनको किसी भी तरीके से वंचित नहीं कर सकते हैं। इनकी जो संस्कृतियाँ हैं, लिपियाँ हैं, उनका हम संरक्षण करेंगे, और कोई राज्य की सरकार के द्वारा पोषित जो विद्यालय है, संस्था है, हम इस आधार पर नहीं वंचित करेंगे कि आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप बौद्ध हैं, आप जैन हैं, हम क्यों नहीं हिंदू को लेंगे, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। अगर इस तरीके से कोई संस्था इनको उस तरीके से करती है, तो अनुच्छेद 29 का उल्लंघन होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राइट, इसको क्यों किया जाएगा, उन लोगों के खिलाफ क्या इस तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसको, अर्थात जो वंचित करेगा, जो संस्था वंचित करेगी। समझ में आया बात? चलो देखो, अब आया है समझ में अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है, अर्थात उनकी संस्कृति और लिपियों का संरक्षण किया गया है। कितनी संस्कृति लिपियों का, अल्पसंख्यक के लोग हैं। दूसरी बात हमने बताया कि राज्य सरकार या राजनीति से के द्वारा कोई चीज का निर्माण किया गया है राजनीति से, तो उसमें इस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा कि आप इस धर्म के हैं, है ना। हाँ, अर्थात सभी को उसमें प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अगर उस योग्यता के अंतर्गत आ रहे हैं तो। समझ रहे हैं नहीं। और दूसरी बात हमने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति इसको वंचित करता है, उल्लंघन करता है इनका, तो उसके खिलाफ
तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया के तहत, क्योंकि मूल अधिकारों का हनन का मतलब तुरंत सुनवाई होती है। मूल अधिकार में क्या है, आपकी सुनवाई तुरंत होती है, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, मूल अधिकार है, इसलिए मूल अधिकारों को जानना बहुत आवश्यक होता है ना। तो इस तरीके का आपके संविधान में प्रावधान किया गया है। आपको इस आधार पर कोई वंचित नहीं कर सकता है कि आप इस धर्म के हैं इसलिए आपको हम प्रवेश नहीं देंगे। अगर कोई संस्था ऐसा कहता है, अगर उसकी कानूनी प्रक्रिया मतलब वो आगे चला गया कोर्ट में, तो उनको जेल में जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मूल अधिकार का जो प्रावधान होता है वो बहुत सख्त होता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत आपका अधिकार है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व तो राज्य का अधिकार है, मूल अधिकार आपका अधिकार है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए मूल अधिकारों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि क्या है, आपको कौन कौन से अधिकार मिले हैं, कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, ये सब चीज की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने कहा अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 या 30 अनुच्छेद 30 में किसका उल्लेख किया गया, हमने आप लोगों को बताया था कि धर्म या भाषा पर आधारित समस्त अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी इच्छानुसार कैसी अपनी के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश या स्थापना या प्रशासन का अधिकार होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये भी कहा गया है कि क्या अपनी रुचि के अनुसार, जैसे उनकी रुचि होगी वो उसी तरीके से उसकी स्थापना कर सकते हैं, उसी के हिसाब से उसकी क्या प्रशासनिक व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे उनकी रुचि होगी। मतलब अगर कोई चीज़ को स्थापना कर लिए हैं, जैसे मकतब है, मदरसा है, और यहूदियों में या फिर चर्च है, या फिर और भी सारी चीज़ है, यहाँ जैसे कि गुरुद्वारा है, तो इसका प्रबंधन वो स्वयं कर सकते हैं, उसका प्रशासन कंट्रोल कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक चीज उनको अधिकार दिया गया है, वो मंदिर मस्जिद बनवा सकते हैं। मंदिर तो हिंदू बहुत हो गए, मतलब वो लोग कोई चर्च बना सकते हैं, वो लोग मस्जिद बना सकते हैं, और मकतब मदरसा बना सकते हैं। मकतब का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा, और मदरसा का मतलब होता है उच्च शिक्षा। ये सब तो हम लोग को पढ़ना ही है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुस्लिम शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, प्राचीन शिक्षा, है ना, गुरुकुल शिक्षा, उपनयन संस्कार, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या है, बिस्मिल्लाह रस्में पढ़ेंगे, उपसंपदा संस्कार पढ़ेंगे, है ना, मकतब पढ़ेंगे, मदरसा पढ़ेंगे, और फिर मठ पढ़ेंगे, कैसे कैसे बौद्ध में शिक्षा दी जाती है, और मुस्लिम कालीन में कैसे शिक्षा दी जाती थी, है ना। आयातें जब क्या है, कितने वर्ष का हो जाता है तब बिस्मिल्लाह रस्म होता है, नहीं पढ़ेंगे तो आगे बताया जाएगा कि मुस्लिम में होता है प्रारंभिक शिक्षा मकतब में होती है। इसमें होती है मकतब में प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान होता है। उसको नहा धो के नए कपड़ों पहनाकर मौलवी के पास लिया के जाया जाता है, उसको आयातें लिखवाया जाता है, आयातें पढ़वाया जाता है। उससे मकतब जैसे स्कूल होता है, विद्यालय होता है, उसी तरीके से उसमें एक पाठशाला होती है जो प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान होता है, और जो इसमें उनके पास जाएंगे और फिर क्या बिस्मिल्लाह रस्म पूरा करते हैं, वहीं से उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हो जाती है। हाँ, स्कूली शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। और उच्च मदरसा में होता है, इसमें होता है मदरसा में। अभी देखिए विभिन्न प्रकार के मदरसा संबंधी वक्फ कानून और बने कानूनों का प्रावधान किया गया है उसके मदरसे के लिए, है ना। तो मदरसा जो होता है वह उच्च शिक्षा के लिए होता है ना। आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, पूरा उसमें पढ़ना है आप लोग को। उसमें शिक्षा में प्राचीन शिक्षा हमने बताया है, मध्यकालीन शिक्षा और उच्च शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है। बौद्धिककालीन शिक्षा में पढ़ना होगा, है। प्राचीन काल में भी शिक्षा हमारे देश में कैसे दिया जाता था, गुरुकुल में कैसे शिक्षा दिया जाता था, उपनयन संस्कार क्या होता था, 16 संस्कारों में किस तरीके से शिक्षा प्रावधान किया जाता था, है ना। ये सारी चीजें पढ़ेंगे आप लोग। तो इसमें यही था कि उसका अधिकार होगा, और इसी तरीके से क्या है
और इसमें भी प्रावधान किया गया था कि जो भी अर्थात ऐसी संस्था का निर्माण किया जाएगा वो भी विधि सम्मत हो, उसका भी ब्यौरा राज्य सरकार को देना। समझ रहे हैं कि नहीं? अर्थात उसकी इनकम और व्यय, इसका भी आय व्यय का डाटा राज्य सरकार को क्या होता है, आय नहीं मनमानी तरीके से करे उसमें शोषण करे, है ना, और इन संस्थाओं में तो ऐसा भी प्रावधान उसमें नहीं किया गया है। अर्थात क्या है, इन अल्पसंख्यक संस्थानों के माध्यम जो इनको मूल अधिकार प्रावधान किया गया है, अगर कोई भी शिक्षक संस्थानों की स्थापना करते हैं, ये नहीं है वह मनमाने तरीके से करते हैं, वह विधि सम्मत कार्य प्रणाली किया जाएगा। उस आय व्यय का अर्जन कितना हो रहा है उसके संबंध में भी राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए। समझ रहे? और शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विवेक नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा का संबंध में है। अर्थात जब भी राज्य सरकार कोई अनुदान करेगी तब वो ये नहीं देखेगी कि अर्थात ये जो संस्था है, जो भी संस्था है, वह अल्पसंख्यक वर्ग में है या किसी बहुसंख्यक समूह में। मतलब अनुदान जो भी दिया जाए वो उनके लिए भी समान रूप से क्या है उनको दिया जाए, ये ना हो तो उसमें कोई भी भेद हो। अर्थात उनको भी समय समय पर अनुदान दिया जाए, इस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा कि अल्पसंख्यक वर्ग के है। अर्थात ऐसे विभिन्न संस्थाओं को ऐसा नहीं किया जाएगा कि अर्थात ये अल्पसंख्यक वर्ग है इनलिए इनको अनुदान नहीं, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार समान धर्म और भाषा संस्कृति के आधार पर समान रूप से क्या है इन लोगों को भी धन का व्यय करेगी या अनुदान का ग्रांट प्रदान करेगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता। क्या है? काम शिक्षा और लोक सहायता कुछ दशाओं में अनुच्छेद 41 किस पे? आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41। अब देखिए ये नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। तो इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में का मतलब होता है जिसे काम लिखा हुआ है। अगर वह व्यक्ति गरीब है, निर्धन है तो उसको काम का मुहैया कराया जाए, जिसके लिए भारत सरकार ने क्या लगाया? नरेगा। क्या है? मनरेगा। अच्छा, मनरेगा इस समय थोड़ा सा क्या है, कम दिखाई दे रहा है ना, इस योजना को प्रभावी नहीं रखा, क्रियान्वयन में समय अनेक प्रकार की मतलब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इसमें अनुच्छेद 41 में कहा गया था कि कुछ दशाओं में काम शिक्षा लोक सहायता प्रदान की जाएगी राज्य सरकार के। अब ये नीति निर्देशक तत्व तो है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार तो आपका पूरा हक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व पर आपका हक नहीं है, ये राज्य सरकार का है। राज्य सरकार चाहे तो आपके राज्य में जिन लोग काम से वंचित है, रोजगार नहीं प्राप्त हुआ है, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए ऐसा प्रयास कर सकती है। अर्थात निर्धन परिवारों को, गरीब परिवारों को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वह क्या कर सकती है? रोजगार का मुहैया करा सकती है। लेकिन आप क्या है, मूल अधिकार के तहत नहीं पाएंगे निर्देशक तत्व, राज्य की इच्छा है। निर्देशक तत्व जो होती है वो राज्य की इच्छा होती है, और मूल अधिकार जो होता है व्यक्ति की इच्छा होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, विभिन्न प्रकार के जो रोजगार कार्यक्रम आते हैं उसमें उन लोग को शामिल किया जा सकता है, मजदूरों को या अन्य प्रकार के चीजों में शामिल किया जा सकता है। शिक्षा, कुछ दशाओं में शिक्षा का अधिकार उनको दिया गया है।
अर्थात क्या है, शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा के संबंध में विभिन्न प्रकार के अनुदान देना और अनेक प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, है ना। तो इसके संबंध में भी, शिक्षा के संबंध में भी अनेक प्रकार की सरकार योजनाएं लागू करती है ना। जैसे प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा का भी प्रावधान किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान बहुत व्यापक पैमाने पर लागू किया गया था। तो राज्य सरकार अनुच्छेद 41 के तहत शिक्षा को अर्थात संवैधानिक प्रावधान में लाने के लिए, वास्तविक कार्य करने के लिए अनेक प्रकार का प्रयास कर रही है। मतलब शिक्षा के संबंध में जितने भी योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है वो अनुच्छेद 41 के तहत किया जा रहा है। राज्य सरकार जब शिक्षा के संबंध में कोई काम करती है, या जैसे आप लोग को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, तो आपको इस चीज का लोक सहायता। लोक सहायता का मतलब होता है जितने भी वृद्धावस्था है, विकलांग है और बधिर है और फिर क्या है, इन सब लोगों के लिए सरकार समय समय पर लोक सहायता का काम करती है। अर्थात इनके लिए अनेक वृद्धावस्था पेंशन जैसे लागू हो गया है ना। इन वृद्धावस्था में आप लोगों को एक कार्ड बना दिया गया है ना, और भी अनेक कार्ड बन रहे हैं इसमें, है ना। या निःशुल्क इलाज और अन्य जैसे 60 साल से अधिक हो गए तो उनको टिकट में कुछ रिलीफ दिया जाता है, या और भी अन्य चीज़ों में उनको किया जाता है ना। तो इन लोग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा संवैधानिक प्रावधान नहीं लागू किया जाता है। इनके लिए सीट की व्यवस्था कर दी जाती है वृद्ध व्यक्ति के लिए या कुछ इस तरीके का। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, किसके तहत होता है, नीति निषेध तत्व के तहत होता है, अनुच्छेद 41 के तहत। तो सरकार कुछ दशाओं में क्या है, काम, शिक्षा और लोक सहायता संबंधी क्या है, पाने का अधिकार होता है। और इसमें राज्य अपनी क्या है, जितनी आर्थिक सामर्थ्य है, जितनी उसके पास क्या है क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करती है। बच्चों के लिए भी लागू करती है, महिलाओं के लिए भी लागू करती है, वृद्धावस्था वाले व्यक्तियों के लिए भी लागू करती है और अन्य युवा वर्ग के लिए भी सामान्य रूप से लागू करती है। अर्थात समय समय पर राज्य सरकार जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति होती है उसी के अनुरूप विभिन्न प्रकार की योजनाओं का उल्लेख करती है, सबको लाभ पहुंचाती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो इस तरीके से क्या है, इसका प्रावधान किया गया है। हमने आप लोगों को वो भी बताया था कि अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए संविधान जब लागू हुआ था तो शिक्षा को क्या है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लागू करने का प्रयास किया गया था। और शिक्षा को अनुच्छेद 45 के तहत कहा गया था 6 से 14 वर्ष के बालकों को, कितने, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। किसके लिए? अर्थात जो भी इसमें है, अर्थात अनुच्छेद 45 के तहत इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को कभी भी शिक्षा से वंचित ना किया जाए। अर्थात इनको आर्थिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से क्या है, कमजोर आर्थिक रूप से इन लोगों को क्या है कि ये सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि सभी बच्चों को, सारे विद्यार्थियों को शिक्षा समान रूप से प्राप्त हो सके, कोई भी बालक शिक्षा से वंचित ना रह सके। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया, सभी के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 45 से 46 में भी कहा गया था दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं संरक्षण हितों का संरक्षण। जो दुर्बल व्यक्ति हैं, कमजोर व्यक्ति हैं, अनुच्छेद 46 के तहत उनको, जो 45 में तो सभी लोग को दिया गया शिक्षा का प्रावधान, है ना। और जो 46 है क्या है, और जो 46 है, 46 के तहत अनुच्छेद 46 के, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी अर्थात इन सब जो आर्थिक रूप से कमजोर है, 45 में कमजोर की बात नहीं करता है, वो सभी लोग के लिए कहता है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको अनुदान दिया जाए, शिक्षा की व्यवस्था किया जाए और भी सारी चीज स्कॉलरशिप दिया जाए, ये सारे प्रावधान का निर्माण इसमें किया गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का हितों का संरक्षण करने के लिए राज्य सरकार समय समय पर ऐसा प्रावधान करती है कि गरीब बच्चों को और जो भी असहाय बच्चे हैं उनको आर्थिक अनुदान देकर उनके शिक्षा को पूर्ण करने का प्रयास
करती है। इस अनुच्छेद में मिलता है 46 और 45 में हमने बताया था उसमें सारे वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात की गई है। 6 से 14 वर्ष के बाद चाहे किसी भी जाति धर्म का होगा उसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी लोग को एक समान शिक्षा प्रदान किया जाएगा। लेकिन 46 में क्या ये डिफरेंट कर दिया गया है, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों को संरक्षण करने के लिए क्या है ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, अब देखिए जो अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 अनुच्छेद 51 का अब देखिए जो 51 का कौन सा अनुच्छेद, हाँ तो इसमें एक चीजें शामिल किया गया है। 51 का वो मूल अधिकार में भी शामिल किया गया है। एक आर्टिकल इसमें जोड़ा गया है, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को क्या है शिक्षा प्रदान करना। ये मूल क्या है, मूल कर्तव्य में भी आ गया है ना। 51 का मूल कर्तव्य को भी शामिल कर दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है जो आपका आर्टिकल 51 का है 46 में हमने पढ़ लिया, 45 में हमने पढ़ लिया है ना। 45 में हमने पढ़ा कि क्या है 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। लेकिन 51 का कहता है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। आई बात समझ में? आएगा एग्जाम में ऐसे लिखना है, तो पॉइंट लिखना है ना। माता पिता का यह कर्तव्य है तो वह अपने बालकों के लिए अपने बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करें, है ना। तो इस तरीके से शिक्षा अब तक जो व्यक्ति का अपना अधिकार माता पिता का कर्तव्य भी हो गया, माता पिता का कर्तव्य भी हो गया। क्या कर्तव्य हो गया कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। और कैसे शिक्षा प्रदान करें, हाँ अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कर दिया जाए। और जो आपका मूल कर्तव्य है वह उसमें एक चीज शामिल कर दिया गया है। तो शिक्षा की व्यवस्था में जो प्रावधान किया गया है कि शिक्षा केवल सरकार का काम नहीं है, वह माता पिता का भी कर्तव्य है अपने बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान करें ताकि समस्त बालक क्या हो जाए, शिक्षित हो जाए, है ना। समस्त बालक क्या हो जाए, शिक्षित हो जाए, कोई भी अशिक्षित ना रहे। एक किसका कर्तव्य है, हाँ माता पिता का यह कर्तव्य है ना। तो इस तरीके से क्या है ऐसा प्रावधान उसमें किया गया है। और ये भी हमने बताया था कि अनुच्छेद भी एग्जाम में आता है कि 343 अनुच्छेद 343 एक संघ की राजभाषा हिंदी। संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी। और लिपि कौन सी होगी, हाँ उसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी लिपि होगी। लिपि कौन सी होगी, देवनागरी। ठीक है, एग्जाम में आता है। ये सब का डिटेल हम लोग किया है। अभी तो शॉर्टकट में इसको देख रहे हैं, आगे पूरा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है इसमें प्रावधान किया गया था। और इसमें 345, 46, 47 345, 46, 47 345, 346 और 347 क्या अनुच्छेद 45, 46, 47 किसी राज्य का विधानमंडल
द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की सभी या किसी संस्कृति को प्रयोग करने के लिए अंगीकार कर सकेगा। मतलब हिंदी को, जैसे कोई राज्य है, मंडल है, तो उसको ऐसा अधिकार है वह हिंदी का प्रयोग अपने शासकीय कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में या न्यायालयिक कार्यों में क्या है, इसका प्रयोग कर सकेगा। ऐसा प्रावधान किया गया। किसमें किया गया है? 345, 46, 47। हाँ, तीनों में मिला के कुछ चेंजिंग करके उसको एकदम तो पूरा दे नहीं दिया गया, किसी में अधिकार दिया गया, किसी में कर्तव्य दिया गया, किसी प्रशासनिक चीजों को दिया गया है। तो ये सारी चीजें इसमें उल्लेख किया गया, हम अलग अलग बताए गए थे। ठीक है, 345, 46, 47 में अर्थात कोई भी राज्य हो तो अपने जो प्रशासन करता है, जो उसकी प्रशासनिक कार्रवाई होती है, राज्य की कार्रवाई होती है, राजभाषा होती है, उसमें हिंदी को प्रयुक्त कर सके। समझ रहे कि नहीं? और हमने बताया किसमें हिंदी को राजभाषा कहा गया? 343 का है ना। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये लाइन याद करो, सुपर टेट में 100% आएगा। टेट में अंडरलाइन कर लेना, इसमें से 3 क्वेश्चन आएगा टेट में, कंफर्म है। टेट या सुपर टेट में आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन। समझ रहे हैं? अब देखो, ये जो तुम्हारा है टॉपिक इन्वायरमेंटल से भी संबंधित है, तो पर्यावरण शिक्षा उसमें आती है, और आपका जो है उसमें भी आता है। समझ रहे हो? जो सेकेंड पेपर है आप लोग का, सेकेंड सेमेस्टर है, या टेट सुपर टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। पर्यावरण शिक्षा से काफ़ी रिलेटिव 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए इस टॉपिक को पढ़ना। मतलब इस टॉपिक के मतलब इस बुक को पढ़ने से सेकेंड सेमेस्टर वाला है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से क्या है, इसमें हमने कहा, परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा। ये समझने वाली बात। देखिए, जैसे कोई राज्यमंडल, उत्तर प्रदेश, यहाँ विधानसभा, विधान परिषद होती है, विधानमंडल कहा जाता है ना। सामान्य रूप से अंग्रेजी भाषा चलेगी या किसी भी राज्य में, समस्त राज्य किसमें होंगे? अंग्रेजी। लेकिन यदि वहां की विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद कानून बना दे, क्या बना दे? कानून तो विधायिका क्या बनाती है? कानून बना दे कि हमारे राज्य में प्रशासनिक कार्य हिंदी में होगा, तो वहां पे काम हिंदी में भी होने लगेगा। आई बात समझ में? हाँ, अगर विधानमंडल पारित नहीं करेगी तो वहां का सारे काम अंग्रेजी में होंगे। किसमें होंगे? अंग्रेजी में। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य इसमें यही है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित हो गया तो उस राज्य में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, उसका काम देवनागरी लिपि में किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का सूत्र था। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 350, किसमें? अनुच्छेद 350 में मातृभाषा का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? हाँ, मातृभाषा का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की सुविधाएं। तो मातृभाषा की सुविधाएं का मतलब क्या होता है कि जब बालक विद्यालय जाता है, आपकी मातृभाषा हिंदी है ना। दक्षिण में चले जाओ तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और क्या है, कन्नड़ और अनेक प्रकार के क्या है भाषाएं बोली जाती है। डोगरी है, कहीं मानी जाती है, कहीं जो है सिंधी बोली जाती है, कहीं कुछ भाषाएं बोली जाती है। आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। सर सारे स्टेट की अलग अलग होती है। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि मातृभाषाएं हिंदी है आपकी। तो जो प्रारंभिक शिक्षा दिया जा रहा है वो प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में भी दिया ताकि आपको समझ में आए, है ना। और ऐसी ना हो कि जैसे कभी कभी सरकार अंग्रेजों के शासनकाल में था
था और भी सारे स्थिति में था कि ऐसी शिक्षा नहीं प्रदान किया जाए जो आपको समझ में ही नहीं आए। अभी आपको तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम पढ़ाने लगे तो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना। इसीलिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 350 के तहत शिक्षा जो प्रारंभिक स्तर पर प्रदान की जाएगी वह मातृभाषा में। बाद में भाषाओं का विस्तारीकरण दिया गया है, संस्कृत जोड़ दिया गया। क्या है? संस्कृत जोड़ दिया गया, उर्दू जोड़ दिया गया, है ना, अंग्रेजी जोड़ दिया गया, या कन्नड़ और ये सब विभिन्न प्रकार की भाषा है। हर राज्य में अपनी अपनी कुछ अलग होती है। अभी तमिलनाडु में विरोध हो रहा था, वहाँ नई शिक्षा नीति के तहत कहा गया कि समस्त राज्यों में हिंदी को प्राथमिक स्तर पर रखा। तमिलनाडु बौखला गया क्योंकि हिंदी भाषा वहाँ पर ज़्यादा चलती नहीं है ना। तो इसलिए क्या है, तमिल बोला जाता है, हमें तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने कहा हिंदी हम नहीं पढ़ेंगे, हिंदी हम नहीं पढ़वाएंगे। इसीलिए क्या है, वहाँ के जो राज्यपाल थे तो क्योंकि केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार हिंदी चाहती थी, तो वहाँ के राज्यपाल उसके पक्ष के थे केंद्र सरकार के, इसलिए राज्यपाल जो चाहेगा वही होगा वहाँ पे। तो जो विधानसभा नियम कानून पारित करती थी राज्यपाल के पास आता तो सिग्नेचर नहीं करता था, वो सिग्नेचर नहीं करता था कि हिंदी को हटा दिया जाए, अर्थात हिंदी लागू रहे। राज्यपाल ने चाह रहा था क्योंकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट गया। कौन गया? सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही कि राज्यपाल को हड़काया गया कि विधायिका अगर कोई चीज नियम कानून पारित करती है तो आप क्यों नहीं सिग्नेचर कर रहे हैं, और सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तो आप वीटो अधिकार, अब ये भी वीटो अधिकार हमने दिया था ना, पढ़ाया था, राष्ट्रपति की और राज्यपाल की वीटो पावर। विधायिका कोई चीज पारित करती है, राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास जाता है तो 3 अधिकार मिलते हैं, या तो सिग्नेचर कर दे, या तो फिर लौटा दे, या तो फिर जेब में रख ले उसको। सिग्नेचर ही बताया ही नहीं इस चीज को, तो वही वीटो पावर जो है राज्यपाल प्रयोग कर रहा है। राज्यपाल को वीटो पावर है ना मिला हुआ है, तो कुछ अंतर है दोनों में। तो इस तरीके से क्या है कि जो वीटो पावर था वो जो राज्यपाल था वो अधिक प्रयोग करने लगे वीटो पावर। हाँ, तो वो क्या कर लिए कि सब 2021 से जितने विधेयक आ रहे थे 19-20 आए थे, उसमें से केवल क्या है एक उन्होंने रिटर्निंग किया था और पूरा अपने पास लेके और राष्ट्रपति के पास भेज दिए थे, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज दिए थे। तो इस वजह से सारा मामला पेंडिंग था। अब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु सरकार। अब तमिलनाडु सरकार ने जब सुनाया कि संविधान देखा कि किस विधेयक को कितने दिन तक रोकने का अधिकार है, उसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दिया है ना। तो इस तरीके से क्या है प्रावधान किया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है अनुच्छेद 351 का मतलब होता है संघ अर्थात केंद्र। कौन है? केंद्र का यह कर्तव्य होगा वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, जिसमें क्या है देश की विभिन्न संस्कृतियां विरासत का विस्तार हो। सब लोग हिंदी को जाने, हिंदी को पहचाने, हिंदी के बारे में इंटरेस्ट लें, रुचि लें। सरकार बढ़ावा देने का प्रयास करती है, ताकि इसीलिए कहा गया ना कि मातृभाषा में शिक्षा हिंदी में दिया जाए, हिंदी में मातृभाषा है ना, अपनी मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। प्रारंभिक स्तर पर जो भी शिक्षा दिया जाए उसकी मातृभाषा में दिया जाए, ताकि बच्चा अच्छे से क्या कर सके उस चीज को, हाँ, अच्छे से समझ सके। तो अनुच्छेद 51 क्या था, इसमें क्या है मातृभाषा में शिक्षा। कैसे शिक्षा? हाँ, मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किया जाए। मातृभाषा में शिक्षा का मतलब क्या होता है कि हिंदी है ना, जो हाँ उसकी जो मातृभाषा जहाँ जन्म लेता है उसकी जो मूल भाषा है उसके माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाए। और 351 वही चीज हमने बताया। 350 मातृभाषा शिक्षा, वो क्या नाम, हाँ 350 तो पढ़ा चुके ना पहले। 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, इसमें 350 तो आगे लिखा है हमने अनुच्छेद
350 मातृभाषा शिक्षा। और 351 संघ का यह कर्तव्य होगा, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी को बढ़ाए और हिंदी के संबंध में उसका प्रचार प्रसार करे और हिंदी का जो भी संस्कृति विरासत या जो भी है उसको सभी लोगों में फैलाए, विस्तार करें। बस यही इसमें अनुच्छेद 51 351। ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये तो हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है। हाँ, भारतीय संविधान में शिक्षा कौन कौन सी चीज का इसमें उल्लेख है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का, आज नहीं पढ़ाएंगे।